नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। हरिद्वार की एक अदालत ने महज 11 दिन में बलात्कारी को सजा सुना दी है। इस बीच केंद्र की कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसकी अधिकांश सिफारिशों को मानते हुए एक विशेष अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश के जरिए उस अध्यादेश को राजभवन भेजा गया है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। राष्ट्रपति भवन में अब क्या कुछ होने वाला है इस पर पूरे देश की निगाह है। निगाह महिला संगठनों की भी है और अधिकांश महिला संगठनों ने खारिज किया है अपनी तरफ से इस तमाम अध्यादेश में जो प्रावधान है और ये रिक्वेस्ट किए है राष्ट्रपति से कि वो इसे मंजूर ना करें, इसे वापस भेजें पुनर्विचार के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। हालांकि भारत के भीतर यदि राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि रेप के बाद मौत पर जो है फांसी की सजा होगी। इसके अलावा कई और कानून हैं और इस कानूनों में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान हैं, लेकिन महिला संगठनों को और सामाजिक संगठनों को लगता है कि यह नाकाफी है देश में बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए। आज इस खास चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं रेणु डी सिंह, जो समाधान हेल्पलाइन की संचालिका भी हैं और प्रसिद्ध अधिवक्ता। इसके साथ ही ऐसे तमाम केसों पर स्वयं ऐसी महिलाओं की मदद भी करती हैं और लड़ती हैं। आपका स्वागत है रेणु डी सिंह जी। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वीपी पांडे जी, जो जेल अधीक्षक हैं देहरादून जिला जेल के, और इसके अलावा आपका व्यापक अनुभव है इन सब तरह के लोगों को और अपराधियों को भी आप देखते हैं नजदीकी से, क्योंकि उसके बाद वो आप ही की जेल में आते हैं, किस मनोवृत्ति के होते हैं। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी नेटवर्क 10 के संयुक्त संपादक हैं, आप संपादक की टिप्पणी के लिए मौजूद है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा रेणु जी, अधिकांश महिला संगठनों ने देश में इसका विरोध किया, अलग अलग बयान आ रहे हैं, आप भी सुबह से ही आप इस बात का विरोध कर रही हैं। क्यों, जब कानून कड़ा हो रहा है तो आपको विरोध करना पड़ रहा है? हम कानून का या अध्यादेश का कड़ा होने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजीव, जो कानून बनने और कानून की इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है, कानून के लागू होने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोचनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिए कि ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, ये अभी इसके ऊपर कानून भी बनेगा। अभी ये ऑर्डिनेंस है, अभी ये अध्यादेश है, इसकी यात्रा कानून बनने तक ये इस वक्त की जो मौजूदा रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस जस्टिस वर्मा की कमेटी ने करी थी उनको एक्सेप्ट किया गया और बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उस ड्रॉप होने का मतलब हम ये नहीं मानते कि वो आने वाले वक्त में जो इसके ऊपर एक कानून बनेगा उसमें हम इंक्लूड ना करें। और अब बात इस चीज़ की है कि हम इस बात को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि जल्दबाजी में कोई भी चीज़ हम ऐसी ना बना बैठे जिसको बाद में फिर बदलने के लिए हमें अगले 10-20 साल जूझना पड़े या संघर्ष करना पड़े। तो इसमें हम लोगों की मांग ये है कि अभी ठीक है, इन्होंने अभी इस वक्त कहा कि इन्होंने कई चीज़ें अच्छी भी इसमें रिकमेंडेशंस को लिया गया, लेकिन कई चीज़ें हम लोगों की मर्जी की नहीं हुई हैं जो हम लोग चाहते थे। जैसे इसमें कंपनसेशन के प्रोविज़न को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी जो हमें बिल्कुल गवारा नहीं हुई। लेकिन ये याद रहे, ये हमें पता रहना चाहिए कि ये एक अध्यादेश है, इसके बाद लॉ बनेगा, कानून बनेगा। और ये भी बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि 376, 354, 354A-B ये जो सारे हैं, जैसे वॉयरिज्म के ऊपर कानून है, स्टॉकिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें इंक्लूड करेंगे। इट इज़ इंक्लूसिव, नो डाउट, लेकिन इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। खाली इंक्लूसिव होना ही एक कानून के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सस्टेनेबल हो और आने वाले समय में जो अब ज़रूरत पेश आ रहे हैं, यानी कि जो सामाजिक परिस्थितियां अब बदल रही हैं, उसमें हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो आने वाली जो हमारी परिस्थितियां होने वाली हैं आने वाले समय में, जैसे बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि बदलता हुआ सामाजिक परिवेश, बदलते हुए विश्वास और नॉर्म्स, बदलते हुए हमारे सोचने के ढंग, तो उसके हिसाब से भी वो कानून सही होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हमारी ज़रूरतों को, जो क्राइम का स्वरूप अब हम देख रहे हैं, जो जिस तरह का जघन्य स्वरूप हम क्राइम का अब देख रहे हैं, तो उसमें डेटरेंट बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो इसमें हमें कहीं भी डेटरेंट जैसी चीज़ कोई खास नहीं दिखी। खाली गैंग रेप होने की दशा में मृत्युदंड या रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स में मृत्युदंड के होने की बात आ रही है। लेकिन पांडे जी हमारे साथ और बहुत नज़दीक से आप लोगों को महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप सुधारने का काम भी करते होंगे या इतने खतरनाक होते होंगे, तो जेल का व्यवस्था कैसी रहे ये भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनमें नैतिकता है या नहीं। लेकिन एक केस हमारे सामने आया जिसमें 11 दिन के भीतर ही जज ने फैसला भी कर दिया, लेकिन बड़े आश्चर्यजनक बात उसमें ये थी कि जो आरोपी लड़की है उसका पिता और वो स्वयं इस बात को लेकर मुकर गए थे कि उनके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन जज ने फिर भी माना कि ये प्रो होके किसी दबाव के कारण मुक्त हो गए थे। लेकिन केस ऐसे भी होते हैं कि यदि आपने सजा दे दी और बाद में मालूम चला कि ऐसा नहीं हुआ था,
इंसिस्ट होकर जो है ये सब किया गया था, तो फिर जो एक तर्क दिया जाता है कि यदि फांसी दे दी तो हम जिंदा कर नहीं सकते, इस आधार पर हम फांसी की ओर एकदम ना जाएं। देखिए, हमारे देश में कानूनों की भरमार है जी। 1500 से ज़्यादा एक्ट हैं। अगर किसी एक व्यक्ति से पूछा जाए कि सारे एक्ट के नाम गिना दो तो नहीं गिना पाएंगे जी। लेकिन इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन रेट बहुत पुअर है। इसके पुअर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख कारण तो ये है कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो अभी इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि इन इनेक्टमेंट की जो भाषाएं हैं, जो पर्पज है, इसको आसानी से पढ़ के समझ लें और समझ करके अपने व्यवहार में उसको ढाल सकें। अब देखिए कि छोटे छोटे कई कानून बने हैं। दहेज हत्या का कानून बना, क्या दहेज हत्या रुकी उससे? अभी टोबैको का कानून बना, रोड्स के कानून है कि जेब्रा लाइन से अपने पार करेंगे, लेकिन जनता ही इसको वायलेशन इसका जनता ही करती है। ठीक है, अभी ये अध्यादेश आया है, बहुत सी अभी इसमें विचारधाराएं जुड़ेंगी, बहुत सी चीज़ें डिलीट होंगी, बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी। अलग अलग फोरम के अलग अलग टेबल के लोगों ने अपने अपने विचार रखने हैं। इसमें एक्सेप्टेंस कहाँ पे जाके होता है ये एक बात आती है, लेकिन उस सबसे पहले एक बार एक रेफरेंडम की तरीके का कुछ होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता में भी हर तरफ से एक व्यवहारिकता के तौर पे ये चीज़ें आनी चाहिए कि और किस तरीके के कानून को लाना चाहते हैं। रही बात अभी रेणु जी ने कहा कि डिटरेंट होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं, डिटरेंट थ्योरी या रिफॉर्मेटरी थ्योरी। डिटरेंट जो है टिट फॉर टैट के लिए होता है, जो एक इस विकासशील देश के लिए या जितने विकसित देश हैं उनमें इस्टेब्लिश नहीं करता। फांसी की सज़ा उनमें से एक है। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि अगर हमने किसी तरीके का अपराध होते हुए देखा है या किया है, तो इसके लिए अगर हमारे ऊपर इस तरीके का पनिशमेंट नहीं थोपा जाता या लगाया जाता या नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता जिससे दूसरे सबक ले सकें, तो कहीं न कहीं इसकी व्यवहारिकता, इसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी को किसी अपराध की सज़ा कितने दिन में मिले, कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। कानून बनाने के बाद विवेचना जल्दी से जल्दी हो, न्यायालय के द्वारा जल्दी से जल्दी निर्णय हो, तो इसका शायद एक सकारात्मक परिणाम जनता के ऊपर आएगा। और जनता को किसी भी कानून बनाए जाने से पूर्व भी और बाद में भी उस जनता को पर्याप्त तरीके से उन कानूनों के बारे में चाहे विज्ञापन दे करके, प्रशिक्षण दे करके, वर्कशॉप दे के बताया जाना जरूरी है। क्योंकि कानून बना देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हमारे देश की जनता, जो जिसे मुख्यतः उसका पालन करना है, उसको जानकारी उसकी होनी चाहिए कि ये जो कानून बना है ये किस हद तक कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हम अगर नहीं करेंगे तो वायलेशन होगा इसका। इसी के साथ एक और बात बोलना चाहूँगा। मैं आपके वाले विषय को आगे ले लेता हूँ, फिर आपको लौटता हूँ। गिरधर जी, जो बात आपने कही, कहीं हम व्यवहारिक और प्रासंगिक रूप में देखें तो वो जो एक हम पट्टी बनाते हैं बंधी रहती है लॉ के, कानून के आगे या अदालत के में जो मूर्ति खड़ी रहती है कानून, वहाँ जो बात आप कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय लगता है कि वहाँ वकीलों की जिरह परिस्थिति और क्या कह रहा है उसके आधार पर निर्णय हो जाता है। या फिर जो कानून हमें ताकत है, कानून दे रहा है, लेकिन आम आदमी के रूप में हम नहीं जान पा रहे हैं, हम स्वयं जिरह नहीं कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति को झेल रहे हैं, लेकिन हमें वकील की जरूरत पड़ रही है। वो वकील कितना एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि हम उस लॉ की किताबों में जो भाषा लिखी है उसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत सरल होना चाहिए कानून, या जो भाषा है, जो लिपि है, वो इतनी क्लिष्ट है कि अगर वो अंग्रेजी में है तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते, अगर वो हिंदी में तो भी इतनी क्लिष्ट है कि वो उसके बाद फिर व्याख्या पैरवी करने वाले लोग या उस पैरवी को समझने वाला जो भी व्यक्ति जिनको हम माननीय जज कहते हैं वो उस पर फैसला सुनाते हैं, और जो पीड़ित होता है वो परेशान खड़ा रहता है क्योंकि बोल नहीं पाता कि वो कैसे व्याख्या दे। बिल्कुल राजीव जी, जो अधिवक्तागण हैं जी, वो अगर वैसे तो सारे तैयारी करके आते हैं और उनकी जो लिपि कोई भी हो, बड़े कड़े से कड़े कानून और क्लिष्ट से क्लिष्ट कानून जो आराम से, जो क्राइम के एक्सपर्ट हैं जो अधिवक्ता, वो उसे आराम से पढ़ लेते हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि जो उलझ जाते हैं और उसमें उनकी धाराएं ऐसी होती हैं वकील समझा नहीं पाते, मैं इससे थोड़ा सा भिन्न राय रखता हूँ। अगर जज के अंदर विवेक है और अगर पुलिस ने अच्छी विवेचना नहीं भी की
तो आपने अभी हरिद्वार का उदाहरण देखा, जिस महिला के साथ, जिस लड़की के साथ रेप हुआ और उसके पिताजी भी मुकर गए, लेकिन उसके बाद भी चूंकि जज ने अपने विवेक से निर्णय देखा और उसने ये देखा कि लड़की सामाजिक दबाव के या किसी कारण से उसको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने विवेक से निर्णय लिया और उन्हें लगा कि नहीं, सच यह है कि लड़की के साथ रेप हुआ, तो उन्होंने उसको सजा दी, रेपिस्ट को। यह बहुत बड़ी बात है। पर मैं आज जरूर पांडे जी से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। मेरे सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जेल अध्यक्ष जी बैठे हैं, और हो सकता है कि शायद हमारे चैनल में तो पहली बार आए हैं और चैनल का तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक जरूर इनसे पूछना चाहूंगा कि जब एक रेपिस्ट जेल में जाता है और एक, जैसे जेल को सुधार गृह कहा गया है, सुधार गृह, मर्डर जो करते हैं बहुत से मजबूरवश करते हैं, बहुत से तो उनको सुधारने की कोशिश की जाती है, जेब कतरे होते हैं उनको वहां सुधारा जाता है। वहां के जो और मुजरिम है, जब वो रेपिस्ट अंदर आता है कोई और उसका कांड होता है, तो एक तो आपका प्रशासन उसे किस निगाह से देखता है, और जो जेलर, जो वहां पर कैदी हैं, वो उसे किस निगाह से देखते हैं रेपिस्ट को, क्योंकि वो एक अलग ही घटना है, वो एक क्राइम है, लेकिन वो क्राइम अंदरूनी वाला क्राइम है, चोरी डकैती या इस टाइप का क्राइम नहीं जिसमें सुधारा जा सके, आदमी को मनोभावना बदली जा सके। इसमें तो आदमी के सोच ही गलत होती है, तो उसको किस तरह से कैदी देखते हैं, और आप उसे सुधारने की प्रक्रिया में रखते हैं या सजा देने की प्रक्रिया में रखते हैं? मेरा आज ये बड़ा, क्योंकि ये समझ पाएंगे, क्योंकि वहां भी हम सुनते हैं कि वहां जो बाकी कैदी हैं जो हत्या भी करते हैं, वो भी बलात्कारियों को माफ नहीं करते और वो अपनी तरफ से अपना गुस्सा का इजहार वहां करते हैं। क्या वहां माहौल होता है, किस तरह से जब कोई वो होता है, वो ये अंदरूनी बातें, तो क्योंकि जेल की बातें बहुत सी बाहर नहीं आ पाती, वो जो एक मनोभावना है, ये किस तरह से उनको देखा जाता है, जो बाकी कैदी हैं वहां पर वो देखते हैं, और किस तरह से आप सुधार गृह माना जाता है जेल को? बलात्कारी के केस में भी क्या सुधारेंगे आप? वो तो कर चुका जो काम कर चुका था। मैं पहले बता दूं कि कारागार एक जुडिशियल कस्टडी में रखे जाने का स्थान है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने और ह्यूमन राइट कमीशन ने इतने सारे दिशा निर्देश हम लोग को दे रखे हैं जी, कि डिग्निटी ऑफ द प्रिजनर मस्ट बी मेंटेन। तो हमारे लिए एक बहुत अहम दायित्व हो जाता है कि जैसे ही कोई बंदी हमारे पास आता है, इर्रिस्पेक्टिव वो किस केस में है, हमें कोई इस तरीके का बिहेव नहीं करना है जिससे उसकी डिग्निटी ख़त्म हो रही हो। रही बात जो दूसरे प्रिजनर्स होते हैं, तो इतना तो तय है कि बलात्कारियों को उसके घर में भी अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा घृणित और अमानवीय कृत्य है कि मेरे ख्याल से उसे कोई भी आदमी प्रशंसा की दृष्टि से तो छोड़िए, किसी मतलब निम्नतम स्तर की दृष्टि से देखता होगा। क्योंकि हो सकता है चोरी वाले बच्चे को तो माँ शाबाशी भी देती है कि चल बेटा तू कुछ माल ले आया घर पे। अच्छा, कई बार ऐसा शायद इस आरोप में माँ भी माफ ना करे। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को ऐसे प्रिजनर्स को बाकी के प्रिजनर से थोड़ा अलग और थोड़ी सतर्कता तक की सीमा तक हमें सुरक्षा में रखना पड़ता है कि कोई इस तरीके का मिस हैपनिंग ना हो जाए, बाकी के बंदी उसे मिलके पीट न दें, मार न दें, क्योंकि ये बड़ी आम बात हो जाती है। क्योंकि रिपरकशन जो एक आदमी का रेपिस्ट का जो अपना छवि होती है, वो बहुत गंदी छवि होती है। तो इतना तो है कि बाकी के बंदी उससे खुश नहीं होते हैं। रही बात की सुधारात्मक प्रवृत्ति की बात है, देखिए सुधार तो कोई किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी ने किसी का रेप कर दिया, तो ये घटना घट चुकी है, इसमें हम सुधार करने के पश्चात भी घटना को वापस नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो आदमी मर गया है या जिसके साथ जो विक्टिम है उसके हम सम्मान को वापस नहीं कर सकते। अब रही बात की क्या हमारी जो प्रयास हैं उस व्यक्ति के अंदर से वो मानसिकता हटा पाते हैं, हटा पाने में हम सक्षम हो पाते हैं, या उस आदमी को फिर हम सुधार करके मेन स्ट्रीम में लाके एक प्रायश्चित करते हुए उसे मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर पाने में सफल हो पाते हैं कि नहीं। जी। रेपिस्ट के केस में ही लीजिए, हमारे यहाँ अभी भी कारागार में करीबन 400 आदमी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सज़ा से गुजर रहे हैं। उन 400 आदमियों में नहीं कम से कम तो 60-70 आदमी ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं, धाराएं उन पे लगाई गई हैं रेप की। कई बार क्या होता है, विसंगतियां कुछ ऐसी होती हैं, जैसे कोई एक आदमी है और किसी स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कुछ दिनों तक रहने के बाद वो स्त्री चाहे असंतुष्ट होकर के, चाहे पुरुष की एक्टिविटी से असंतुष्ट होकर वो कह देती है कि इस आदमी ने हमारे साथ रेप किया। ऐसे केसेज भी हैं, ऐसे केसेज में सजा पड़ता है। तो
ऐसे केसेस से हम ये नहीं कहते कि इन केसेस को माफ़ करना चाहिए, लेकिन ऐसे केसेस से विसंगतियां और बढ़ती हैं और हम सही तौर पे रेप को परिभाषित नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि कई महिलाएं यहाँ पे इस तरीके की बंद हुई जो इस चीज़ को, पुरुषों की कमजोरी को जानते हुए इन किन प्रकारेण पुरुषों को अपने दबाव में लाने के लिए झूठा आरोप भी लगा देती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी क्या होता है कि कई बार अपने चंगुल में फंसा करके पैसा, ज़मीन, जायदाद के लिए भी वो ये काम कर लेती हैं और बाद में कहती हैं कि इसने हमारे साथ रेप किया। तो अभी हमको ये क्लेरिफाई करना, एनालाइज करना और इसे अलग अलग रूप में देखना जरूरी होगा, क्योंकि एक ही धारा तो भी वही है 376। बिल्कुल। तो इस धारा के अंतर्गत सो मेनी सेक्शंस शुड बी देयर कि हम इसको अलग अलग क्लासीफाई करके अलग अलग ट्रीटमेंट दें। रही बात की फोर्स एप्लीकेशन के साथ, जैसा कि अभी दिल्ली के कांड में हुआ, फोर्स एप्लीकेशन के साथ जहाँ पे होता है, इसको तो निश्चित तौर पे डिटरेंट थ्योरी के अंतर्गत कड़े से कड़ा सजा दिया जाना चाहिए, कड़े से कड़ी। उसमें 13 धाराएं, 13 धाराओं में आरोप, और उसमें से मेरे ख्याल से 4 या 5 पे तो फांसी का ही वो प्रावधान बन रहा है। लेकिन अगर हम शुरुआत समझें रेणु जी, दुष्कर्म के चलते जो पीड़िता की मौत हो जाती है या वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जो मरणासन है, जो पीड़ित है, तो फिर उसमें उम्र कैद की बात उन्होंने कही है या फिर फांसी, इस बात को स्वीकार कर रही है केंद्र सरकार जो नया अध्यादेश है? इसमें भी बता दूं कि उन्होंने उसमें पहले से जो केसेस हो चुके हैं उनकी नज़ीरों को भी इसमें रिकमेंड करा गया कि भाई पहले भी ये हुआ है कि जहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स क्राइम हुआ है, जहां पर पीड़िता की ऐसी स्थिति आ गई कि वो खत्म हो गई या वेजिटेबल कोमा में चली गई, तो उसमें उन्होंने टिल लाइफ, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक का उसका प्रावधान उन्होंने किया है। इसमें राजीव सिर्फ इस चीज को ही हम नहीं देखेंगे, हम इसमें एक चीज जो क्यों महिलाएं इतनी नाराजगी दिखा रही हैं, मैं आपको बताऊं कि जो एक बात है ह्यूमन राइट्स थ्योरी है जिसमें हर इंसान को, एवरी ह्यूमन, हर मनुष्य को अपने शरीर के ऊपर उसका नियंत्रण की बात। नाराजगी वाले एक विषय पर आऊंगा इस कार्यक्रम के एक दौरान में, लेकिन जो विषय किए गए हैं, लोग भी जागरूक हों, लोग भी समझें, लोग भी राय दें इस कार्यक्रम के एक भाग में। आपसे भी राय लेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके लिए आपको भी बता देते हैं कि एक तो ये मामला हुआ, दूसरा ऐसा हुआ कि ऐसे मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा, क्योंकि इससे पहले 10 साल था अधिकतम, अब ये 20 साल बढ़ाने की बात है। तेजाब से हमले हैं, उसमें भी जो है 10 साल तक की सजा की बात की गई है, और शील भंग में सजा थी 2 साल, इसे 5 साल बढ़ाने की सिफारिश की है। तो क्या ये इतना जो थोड़ा सख्ती दिखाई है 65 साल बाद ही सही, लेकिन इस अपराध को एक तो अपराध माना है और इसका नाम भी बदल रहे हैं, दुष्कर्म के बजाय अब ये यौन अत्याचार में आएगा। उसमें भी 1 साल से 3 साल कर दिया गया, हफ्तियों पे, कपड़े खींचने पे, स्टॉकिंग, इन सबको इतना जो कुछ हुआ है, क्या ये थोड़ा बहुत चेंज नहीं लाएगा पुरुष मानसिकता में? बिल्कुल लाएगा, जिस कथित पुरुष को वो दिखाते हैं। बिल्कुल। मैं देखिए पूरी तरह, जैसे कुछ महिला संगठन कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने हमारे महिला संगठन है जिनके साथ हम कार्य कर रहे हैं, तो हम आपको बताएं कि हम इस अध्यादेश को स्वागत करते हैं, पूरी तरह से खारिज करने की बात नहीं करते हैं। हम इसमें कुछ चीजें हैं जिससे थोड़े से दुखी हुए हैं। पहली चीज, जब ह्यूमन राइट्स थ्योरी, जो हमारा ह्यूमन राइट्स चार्टर ले लीजिए यूनाइटेड नेशन का, या सीडॉ का आप अगर देखें रिपोर्ट को ले लीजिए, या जो भी महिलाओं के कानूनों से, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हुए, कन्वेंशंस हुए, अगर आप उसको देखें और हमारे जो देश का कानून है उसमें एक चीज तो है ना, एक बात तो हम सभी मानते हैं कि पुरुष हो या महिला, उसको अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल, उसका नियंत्रण स्वयं के शरीर पे होना, ये बड़ा जरूरी है। मैरिटल रेप को इसमें से ड्रॉप करके हम लोगों को दुख पहुंचा है, हम सभी महिलाएं बहुत सदमे में हैं इसके बाद, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कानून बनने के कारण उसका मिसयूज हो जाएगा इसलिए कानून मत बनाओ। कानून तो बहुत सारे, दहेज का कानून है, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार को जो सिफारिश से माना, बिल्कुल। मैं जरा सा, मैं आपने जो बात कही है आपका कहना चाहूंगा पांडे जी, वैवाहिक बलात्कार की सिफारिश की थी समिति ने और वो अध्यादेश में शामिल नहीं है। क्या वैवाहिक बलात्कार के दौरान चाहे पुरुष पत्नी की जबरदस्ती से या इच्छा से, कई बार उसके कारण उसका संभोग करता है, या महिला की इच्छा की भी जीत इसमें होती है, दोनों जगह वाइस वर्सा होता है, तो अगर इसे शामिल नहीं किया गया, जिस पर ऐतराज महिला संगठनों को है, कई बार पुरुष को भी ऐसा करना पड़ता है कि पत्नी की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। मैं बहुत क्लियर बात कहूंगा क्योंकि इस पर विरोध है पूरी महिला संगठनों का। क्या रुख है आपका? विवाह नाम की संस्था का मूल उद्देश्य क्या है स्थापना का? जी, न केवल साथ साथ रहना, बल्कि एक दूसरे की यौन इच्छाओं की आपूर्ति करना। जी, ठीक है। अब दोनों का दायित्व है एक दूसरे के प्रति। अगर वो दायित्व अगर एक शालीनता के दायरे में है, जिसे पति पत्नी ही परिभाषित कर सकते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक पत्नी कहती है कि मेरी बगैर इच्छा के इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, या
यौन संपर्क किया तो निश्चित तौर पे उस महिला के मन में कहीं न कहीं कोई ऐसी पीड़ा है, उसकी पीड़ा को सुना जाना चाहिए। लेकिन हमको साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम ऐसी प्रत्येक पीड़ा का बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए और पारिवारिक समाधान निकाले बगैर अगर इस पे हम कोई इस तरीके का कठोर कानून बनाते हैं तो परिवार नाम की संस्था विखंडित होगी, जिसका बहुत बुरा असर वहाँ के उनके बच्चों पे पड़ेगा। और वो बच्चे जब बचपन में देखेंगे कि उनके माँ बाप में इस तरीके से तकरार हुआ तो क्या आप समझते हैं कि वो संस्कार के साए में पल सकेंगे? नहीं। किसी भी कानून को फॉलो करने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चे को हम संस्कारी बनावें, शिक्षित बनावें। और मूल रूप से अगर हम एक समाज के सारे बच्चों को एक बार अडॉप्ट करके एक अच्छी सी शिक्षा दे देते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सड़क पे चलते हुए बाएं से चलना चाहिए, मोटरसाइकिल गलत नहीं खड़ी करनी चाहिए, कन्याओं को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। सोशल एजुकेशन एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन चलिए जो बात वो कह रहे हैं, कहीं इसका लॉन्ग टर्म में मिसयूज की संभावना तो नहीं है? यदि आपने हथियार दे दिया कि वैवाहिक बलात्कार, तो हर पत्नी जब पति नाराज होगा तो फिर वो चली जाएगी कि मेरा रेप किया। आए दिन की घटना हो जाएगी। एंड हाउ कुड यू जस्टिफाई? कोई जस्टिफाई कैसे करेगा? यहाँ पे मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, आप दहेज कानून ले लीजिए, दहेज हत्या कानून ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको इसलिए नहीं बनाया गया कि लोग उसका मिसयूज करेंगे, इसलिए बनाया गया कि जिस वक्त उसका यूज होना चाहिए, एक मनुष्य, एक इंसान, एक नागरिक के, औरत हो या आदमी हो, उसके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उसको जरूरत पड़ती है तो उसमें यूज कर। दूसरी चीज है, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम वेस्टर्न कंट्रीज नहीं हैं, आज हम हिंदुस्तान है, हमें मानती हूँ कि संस्कारों का प्रथम जो हम मानते हैं कि हाँ, मैं बहुत महत्व देती हूँ संस्कारों को। भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ परिवार, विवाह, ये सब कुछ, इसको एक बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त है, मैं मानती हूँ। लेकिन आपको एक असलियत ये भी माननी पड़ेगी कि आज जिस तरह से संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संस्कारों के नाम पर पत्नियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ जिस तरह के अत्याचार घर की चार दीवारों के अंदर किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों को सबसे पहली बार सीडो में कम से कम रिकॉग्नाइज किया गया, उनको एज हिंसा रिकॉग्नाइज किया गया। अगर उस वक्त भी हम इसी मानसिकता के साथ बैठे रहते कि इसका गलत फायदा उठाएंगी औरतें, ये करेंगी वो करेंगी, तो क्या आज हमारे पास में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता? क्योंकि पहले तो कहते थे पति पिटाई करे तो पति परमेश्वर है, आप पिटती रहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कानून का मिसयूज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता, कानून का मिसयूज बहुत गलत तरीके से किया है, लेकिन मिसयूज को रोकने के लिए चलिए मैं टोकते हुए रेणु जी की बात को आगे ले जा रहा हूँ, आप कैसा रहा हूँ? एक मिनट मुझे बोल लीजिए प्लीज। देखिए रेणु जी, आपने ये कहा कि पहले के जमाने में पति परमेश्वर है, चाहे वो पिटाई करता रहे। जी, आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में स्त्री के साथ हिंसा करना क्रूरतम अपराध है। जी, फिर भी द्रौपदी के साथ हिंसा हुई, द्रौपदी के साथ जो हिंसा हुई, सूर्पनखा के साथ हिंसा हुई, सूर्पनखा के साथ एक प्रणय निवेदन मात्र क्या कर दिया कि उसकी नाक ही काट दी। आप थी उस समय? आप भी नहीं थे सर, लेकिन फिर भी ये हुआ। लेट्स बिलीव इट, वी आर, अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे तो मैं भी शास्त्रों में बताऊं। आप पारिवारिक हिंसा की बात कर रही हैं, पारिवारिक हिंसा की बात कर रही हैं। पारिवारिक हिंसा में वो तो पतियों ने ही उसको प्रॉपर्टी की तरह क्यों दे दिया, जुए में दांव पे क्यों लगा दिया? क्या अधिकार था पांडवों को द्रौपदी को इस प्रकार जुए पे दांव पे लगाने का? अच्छा ये बताइए, तो क्या इस कृत्य को आप कभी प्रशंसा की दृष्टि से देख पाई? नहीं देख पाई ना। हाँ, तो नहीं देख पाई ना। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारे संस्कारों में या हमारे नीतियों में ऐसा नहीं है। क्या उसको भारतीय नीति के अंतर्गत यानी हमारे सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया कि हर पति अपने पत्नी को इस तरीके से दूसरे के हाथ में बेचे? अडॉप्ट करें या ना करें, आप जो कह रहे हैं, रेणु जी आप जो कह रही हैं वो आज भी प्रासंगिक है वो बात। मुझे ध्यान आ रहा है कि इन सब चीजों पर चर्चा के दौरान और जिस महिला पर तेजाब गिराया गया था, एंड स्टूडियो में उन्होंने स्वीकार किया उस बात को जो उन पर पीड़ा थी, और उन्होंने उस दिन हत्या की आशंका थी और मुख्यमंत्री ने इंटरवेन किया। उन्होंने इस बात को कहा कि पुलिस अधिकारी ने, एक तो जबरन, उनसे पूर्व पुलिस अधिकारी ने जबरन विवाह के लिए मजबूर किया, बहुत छोटी थी, और मजबूरी के बाद स्थिति ये थी कि वो जो बलात्कारी नहीं बल्कि वो मलमूत्र भी उनके मुंह पर किया करते थे, जो एक बहुत बड़ा केस है जिस पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे अमानवीय कृत्य एक पूर्व पुलिस अधिकारी, जिन पर अब जो है आपकी पुलिस ने बधाई की पात्र है कि आप अब इतने लंबे समय के बाद उन पर केस दर्ज कर दिया, और उसमें तेजाब कांड भी हुआ था। ऐसे अमानवीय उस विषय पर, और जहां बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बेटियां बेची जा रही हैं,
जिन्हें बेच दिया जाता है तो तब उनकी इच्छा का हनन हो रहा है, शायद ये भी कोई तर्क हो सकता है। बेचने के बाद शादी हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है। लेट्स एक्सेप्ट दिस कि कई गरीब परिवार शादी के नाम पे अपने बच्चों को आपके विषय को मैंने रख दिया, शायद वो बेहतर। एक दो केस हो रहे हैं, लगातार बेटियां बेची जा रही हैं, देखिए, और फिर मजबूर करके शादी की जा रही है 90 साल के आदमी से 16 साल की लड़की। नेशनल क्राइम ब्यूरो की अगर आप जो है उनके क्राइम के रिकॉर्ड को पढ़ें तो हमारे देश में क्राइम रेट 2.4% के रेट से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। जी जी। और फीमेल क्राइम यानी क्राइम डन बाय फीमेल्स, ये मार्वेस मतलब ये 12% के रेट से बढ़ रहा है। ये दो कारण हो सकते हैं। जो अवेकनिंग हम दे रहे हैं अपने लड़कियों को, जी, है ना, उसमें अगर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं वो, तो वेस्टर्न कल्चर के फॉलो करने में कहीं न कहीं कुछ विसंगतियां आती हैं, क्योंकि शायद हमारा पूरा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की जनता इतनी एब्रप्ट चेंज के लिए तैयार नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा एक घटना दो घटना, हमारे देश में 121 करोड़ लोग हैं, नहीं कम से कम तो 50 करोड़ परिवार होंगे, 40 करोड़ परिवार होंगे। 40 करोड़ परिवार में से ये 2-4 घटनाएं, 5 घटनाएं हमें आंदोलित करती हैं और हमें बाध्य करती हैं कि हम इस तरीके के नए कानून लाएं। कानून का स्वरूप ही हमेशा बदलता रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि व्हाट इज, बट क्या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और ये परिवर्तनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यही प्रश्न है। मैं गिरिधर जी आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट और बता दूं क्या होना चाहिए। जी। तो क्या होना चाहिए में हमें अगर कोई एक इस तरीके की विभत्स या कोई अन्य सोशल घटना घटती है तो उस घटना के मूल कारण से लेते हुए परिणाम तक पूरा अच्छी तरीके से विवेचना के पश्चात ही कोई अध्यादेश या कोई कानून अगर बनाया जाएगा तो शायद वो सफल होगा। अन्यथा ढेर सारे कानूनों की तरह वो भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बंच ऑफ लॉस में फंस जाएगा। लेकिन गिरधर जी, राज्यपाल माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति जी ने को मंजूरी देनी है या नहीं देनी है या वापस भेजना है पुनर्विचार के लिए। हम महामहिम की शान में, महामहिम के जो अधिकार हैं, महामहिम का जो विशेष दर्जा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ, आपके लौटूंगा, आपसे माफी मांगते हुए लौटूंगा। लेकिन जो है गिरधर जी, कहीं महामहिम को निर्णय करना है, सोमवार को संभवतः निर्णय कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, या कुछ दिन और विचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी होगी कि देश में इतनी भयानक स्थिति है कि इस त्रासदी है, इस देश क्या अंतिम गांव से महिलाएं बिक रही हैं, सामानों की तरह बिक रही हैं। जो बात उन्होंने कही कि वो अधिकार नहीं था पांडवों को कि अपनी पत्नी को दांव पे लगाएं, वो स्वयं को दांव पे लगा सकता है कोई आदमी, लेकिन अपनी पत्नी को, कि उसका अपना जीने का हक है। और ऐसे ही अपनी बेटी को बेच दें उसकी इच्छा के विरुद्ध 60 साल की उम्र में। और ऐसी परिस्थिति में ये ऐड नहीं है, मैरिटल लॉ के बारे में जो है सिफारिश की थी जस्टिस वर्मा ने, वो ऐड नहीं किया गया। ऐड क्यों नहीं किया गया कि उसके कई डिफॉल्ट भी हो सकते हैं? क्या रास्ता क्या निकलता, पॉसिबल रास्ता कि ये मामला आ भी जाए, कोई चीज सकती भी हो? नहीं, बिल्कुल। और एकदम से अलग कर देना, जो महिला संगठनों ने अगर कुछ मांग अपनी रखी है तो राष्ट्रपति उसको वापस भेजकर ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ये संशोधन किए जाएं। जहां तक वो उसकी बात है जो आपने अभी पांडवों की वाली बात कही कि द्रौपदी के साथ वो अत्याचार हुआ, नहीं, जो सब तक क्या हक था किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को बेच दे सिर्फ इस बात के लिए? उस बात को आज तक जो पांडे जी की बात है कि उसको हमने कब बड़ाई की दृष्टि से देखा? हमने उसे, अगर हम पांडव को कहते हैं, कृष्ण को, लेकिन हक तो रोकना पड़ेगा ना। लेकिन हमने एक पिता को अपनी बेटी को हमारे संस्कारों में है, ये हमारे संस्कारों में है कि हम इस चीज को कभी इस दृष्टि से नहीं देखते कि अच्छी चीज है। अगर हमने देखा होता, ठीक है, उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन हमने इसे कभी किसी, चाहे पुरुष समाज भी रहा हो, पुरुष समाज ने कभी इसकी बड़ाई नहीं करी, उस टाइम भी और अब भी। लेकिन हो क्या सकता है, छोटे से ब्रेक हम रुक रहे हैं, लेकिन आपसे भी राय लेंगे ब्रेक के बाद, हो क्या सकता है इसमें? क्या महिला से पूछा जाना चाहिए शादी से पहले कि वो चाहती है कि नहीं चाहती शादी, या फिर जिस तरह से शादी होती है, शादी के नाम पे लड़कियां बेची भी जाती हैं, रास्ता निकलेगा क्या? छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, चर्चा जारी है। शर्मशार है द्रोण नगरी। बदल रही है दून की पहचान। तीन बड़े सेक्स रैकेटों के खुलासों ने लगाया दून की शान पर धब्बा। रंगीन रातों ने खत्म कर दी सारी शर्म हया। सफेद पोश और कारोबारी बन गए हैं जिस्म के शौकीन। एक मशहूर ज्वेलर्स का नाम भी आया सामने। दून की शान में किसने की गुस्ताखी, किसकी शह पर परप रहा ये गंदा धंधा। नेटवर्क 10 करेगा हर राज का पर्दाफाश। सफेद लिबास,
काला धंधा सिर्फ नेटवर्क 10 पर। सियासत के चंद चमकते चेहरे नहीं, हम सितम से बनी हर झुर्री दिखाने आए हैं। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, ताकि सिर्फ खबर रहे और रहे उसका असर। क्योंकि चमकती चूनर के तराने नहीं, हम चीथड़ों की कहानी कहने आए हैं। बयानों के वार पलटवार कब तक बनेंगे सुर्खियां। अब वक्त है कि बात हो मुद्दों पर, क्योंकि खबर कहां किसी के कहने से हुई है सही, हम खबर की सारी हदें मिटाने आए हैं। नेटवर्क 10, सच की हद तक। शर्मशार है द्रोण नगरी। बदल रही है दून की पहचान। तीन बड़े सेक्स रैकेटों के खुलासों ने लगाया दून की शान पर धब्बा। रंगीन रातों ने खत्म कर दी सारी शर्म हया। सफेद पोश और कारोबारी बन गए हैं जिस्म के शौकीन। एक मशहूर ज्वेलर्स का नाम भी आया सामने। दून की शान में किसने की गुस्ताखी, किसकी शह पर परप रहा ये गंदा धंधा। नेटवर्क 10 करेगा हर राज का पर्दाफाश। सफेद लिबास काला धंधा सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ रेणु डी सिंह समाधान हेल्पलाइन की संचालिका और प्रसिद्ध वकील हमारे साथ बनी हुई हैं। वीपी पांडे जी जेल अधीक्षक हैं देहरादून के, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आप बने हुए हैं। गिरधर शर्मा जी हमारे संयुक्त संपादक हमारे साथ संपादक की टिप्पणी के लिए बने हुए हैं। जिस एंड मोड़ पर हमने ब्रेक लिया था वहाँ से अब बहुत शॉर्ट टाइमर बहुत सारे विषय हैं। क्या मार्ग निकल सकता है कि जब हम देखते हैं कि एक महिला को 70 साल के पुरुष के साथ या 60 साल के या 65 साल के 35 साल के और लड़की 16 साल की, अगर बालिग भी है तो 18 या 19 साल की है, और वहाँ पे शादी हो जाती है, वहाँ पे वो अगर अपना जीवन जी रही है तो वो जिस रूप में जी रही है तो उसके लिए उसके नज़रिए से तो बलात्कार है। लेकिन चूंकि माता पिता ने या किसी भी रूप में 7 फेरे फिरवा दिए और तब वो पति बनकर 60 साल का व्यक्ति अगर एक 21 साल की लड़की के साथ सोता है या संबंध बनाता है तो वहाँ पे कहीं उसके बारे में कौन सोचेगा। यदि देखिए गलत तो गलत है जी। शादी की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा का डिफरेंस बायोलॉजिकली ठीक नहीं होता है। अब हम समाज में रहने वालों को ही सोचना पड़ेगा। ठीक है कि किसी के माँ बाप गरीब हैं तो चूंकि दहेज के रूप में पैसा न जुटा पाने की वजह से ऐसे लोग अपनी बेटियों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर देते हैं जो सर्वथा उम्र के हिसाब से या बाकी के हिसाब से शायद उसके योग्य न हो या लड़की उसके योग्य न हो। अब इसके लिए पहल तो करनी पड़ेगी। नियम बना देने मात्र से नहीं होगा। जब तक समाज में ये व्यवहारिकता नहीं आएगी कि लोग अपने अपने लड़कियों को
इस तरीके से समझा सकें या इस तरीके से सिलेक्शन दे सकें, तब तक ये लोग ही ऐसा कर लेते हैं पैसे के लालच में, अपनी ही बेटी की शादी करा देते हैं। कौन लोग कर लेते हैं, कौन लोग हमारे ही समाज के अंग हैं। नहीं, समाज में कितने % लोग कर रहे हैं। हमें हमें वही तो है कि बाकी के लोगों की भी दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को रोकें, ऐसे बारात में न जाएं, ऐसे शादी में न हिस्सा लें, वो रोकें। कानूनी रूप से अगर हम धार्मिक रूप से देखें, वैसे तो व्यवस्था है कि तलाक की भी व्यवस्था है और आपसे कबूल है पूछा जाता है, लेकिन कबूल है को ठीक से सुना या नहीं सुना सुनने वाले ने, या फिर जो 7 फेरे फेरे जाते हैं और उसमें भी फेरों के दौरान पूछा जाता है लड़की से भी और लड़के से भी, हाँ तुम्हें मंजूर है ये पति, लेकिन उस ब्राह्मण ने सुना या नहीं से या पूछा या नहीं पूछा, कानून तो वो नहीं देख रहा है। तो क्या कानून के दरवाजे में भी इस तरह की धार्मिक आधार पर शादी करने से पहले भी ये गारंटी हो कि लड़की से उसकी इच्छा पूछी जाए कि तुम तैयार हो कि नहीं तैयार हो सकता है उसे भेज दिया गया हो कहीं पे, या जब तक कानूनी रूप से शादी न हो तब तक मान्यता न हो शादी की, उपाय बनता क्या है? हम अगर सिर्फ हम एक तरीके से सोचेंगे धर्म के आधार पर, तो क्या हम अनजस्टिस नहीं कर रहे हैं उस लड़की के साथ? बिल्कुल। और क्या जो वो कह रही है कि वैवाहिक बलात्कार, तो क्या वो वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आता नहीं है? बिल्कुल आता है, किसी ये तो आता ही है। लेकिन देखिए, अभी आपने कहा कि रास्ता क्या निकलेगा जी। देखिए, कानून बना देने से अगर रास्ता निकलता होता तो हमारे देश में कानूनों का अंबार लगा हुआ है, पता नहीं कितने रास्ते बन गए होते, लेकिन कहीं रास्ता दिख नहीं रहा है। रामचंद्र जी जब समुद्र पे पुल बनाने वाले थे जी, और पूजा अर्चना कर रहे थे समुद्र की, और समुद्र नहीं सूखा, तो तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होई न प्रीत। यानी बिना भय के अगर आप किसी के आचरण को सुधारना चाहते हैं तो सुधर नहीं सकता। भय कौन देगा? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसा सकारात्मक भय जो किसी भी इंसान को किसी भी गलत काम को करने से रोके तथा उसकी मोरल अपग्रेडेशन होता रहे, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका माता हो। मॉरल अपग्रेडेशन इज इम्पॉर्टेंट। समाज को सही चलाने के लिए किसी व्यक्ति के मॉरल अपग्रेडेशन को एकदम 100% प्रैक्टिकल तो आप नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम ये समावेश तो कर सकते हैं कि मोर देन 50% वो सकारात्मक होकर सोचे, और जब सकारात्मक होकर सोचेगा तो ये विसंगतियां धीरे धीरे अपने आप स्वतः जाएंगी। अब क्या बात आती है कि अगर आप एक लड़की को मैंडेटरी कर देते हैं कि नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो जब हम एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को राइट फ्रॉम बिगिनिंग कक्षा 1 से कर देंगे तो 5, 7, 8, 10 तक जाकर के बच्चे को बहुत सी जानकारियाँ हो जाएंगी, कोड ऑफ कंडक्ट पता चल जाएगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट पता चल जाएगा तो हमारी तमाम परेशानियों का एक हल मिल जाएगा, क्योंकि हमने वो चीज़ें शिक्षा के माध्यम से उसके अंदर आत्मसात करा दिया है और हम उससे बहुत बड़े विकृतियों से संभावना ये है कि निजात पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। रेणु जी, कहीं ये जो चीजें हैं जिस पर आपको ऐतराज है मैरिटल वाले मामले पर, जो सिफारिश भी की जस्टिस वर्मा की सिफारिश की, उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया कि ये वाले श्रेणी में बलात्कार की श्रेणी में हो तो कम से कम इस रूप में रोका जाए। राजीव, बहुत या उन्होंने बस सीधे कह दिया कि महिला अगर कह दिया बलात्कार है तो बलात्कार है, क्योंकि उसके साथ भोग संभोग तो होगा ही है क्योंकि उसकी पत्नी है। राजीव, बहुत ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसी पहेली है, ये एक ऐसी समस्या जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, कैटेगोरिकली उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल, अगर एक औरत को किसी विवाह के अंदर अगर उसके शरीर के ऊपर किसी तरह का अत्याचार विवाह संस्कार के नाम पे, यानी कि मैं पति हूं बोल करके हो रहा है, और अगर महिला कह रही है, तो जिस तरह से 20 साल पहले हम लोग कहते थे कि घरेलू हिंसा, जब हम लोग बात करते थे कि एक अलग से कानून बने, PWDV एक्ट बना नहीं था तब, तो हम लोग कहा करते थे, तो तब भी मजाक उड़ाया जाता था कि आप लोग क्या चाहती हैं, ये कैसे हो सकता है कि पति घर के अंदर ही पत्नी को प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके आएगी पति के खिलाफ, इससे तो शादी नहीं चलेगी। लेकिन राजीव, शादियां चल रही हैं हिंदुस्तान में। कोई औरत, मैं बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि कोई एक्सेप्शन होते होंगे, 1 या 2 औरतें होती होंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 100 में से 98 औरतें अपने विवाह अगर अच्छी तरह से चल रहा है, अगर पति और परिवार अच्छे से चल रहा है, तो कोई अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहती। सभी को पता है कि तलाक के बाद की हमें क्या क्या त्रासदियां झेलनी पड़ती हैं। कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो तलाक ले ले, कोई भी औरत नहीं चाहती कि वो फालतू के किसी पुलिस केस या कोर्ट केस में फंसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी लेकिन हम कानून क्या गिरधर जी, जो बात आप कह रही हैं, कोई भी औरत
औरत नहीं चाहती। कानून ब्लाइंड हो सकता है, हमारा संविधान कहता है हमें ब्लाइंड हो जाए, हम मान लें कि जो कोई औरत चाहती नहीं है इसलिए ये बलात्कार। कानून हमारा जो क्या कहता है कि ब्लाइंड नहीं है, कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं, कानून ब्लाइंड हो सकता है कि कोई औरत नहीं चाहती इसलिए कह दिया मेरे पति ने बलात्कार किया। ब्लाइंड का अर्थ ये नहीं है, ब्लाइंड का मतलब है ब्लाइंड बनाना संभव है कानून। नहीं, ब्लाइंड का मतलब ये है कि हम या तो सबको समान देखेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14 हमें कहता है, उसके ऑनवर्ड्स हमारे जो राइट ऑफ इक्वालिटी, तो वो कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इसलिए आप वो देखते हैं काली पट्टी। उसका ये मतलब नहीं कि मैं उस रूप में हकीकत नहीं देखते। कानून को ऐसा ब्लाइंड बनाना संभव है कि एक महिला ने कह दिया कि मेरे पति ने बलात्कार किया तो उसने मान लिया, क्योंकि ये तो हम नहीं मान सकते ना कि अगर मेडिकल टेस्टों का शारीरिक संभोग नहीं हुआ वो पति पत्नी है। किसी केस पर उसे गुस्सा आ जाए और किसी भी कारण से, किसी भी कारण से सरकमस्टांस राजीव ऐसा हो सकता है कि जैसे नाखून, जैसे जबरदस्ती कोई करेगा, हमारा पत्नी नहीं चाहती तो कुछ ना कुछ उसके जोर जबरदस्ती के निशान होंगे, कोई अंगूठे के या नाखूनों के निशान होंगे। उससे भी ज्यादा देखिए घरेलू हिंसा, आपको मैं क्षमा करें बीच में मैं बोल पड़ी हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज देखिए कि जो जैसे घरेलू हिंसा कानून में प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रावधान किया गया। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला होती है, ये जाती है, बातचीत करती है और देखती है, दोनों की काउंसलिंग करके देखती है और घर के अन्य लोगों से बातचीत करती है, मोहल्ले पड़ोस से बातचीत करती है। तो वहां पर जहां पर मिटिगेशन किया जा सकता है, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ कि मिटिगेशन कई जगह इतनी एक्सट्रीम में हिंसा हो रखी होती है, इतनी एक्सट्रीम में हिंसा हो रखी होती है कि उसको शादी के नाम पे लोग बाग ना सिर्फ पालते रहते हैं बल्कि उस क्रिमिनल पति को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जब वो पति अपनी पत्नी, और एक बड़ी गंदी चीज करते हैं, कानून बनाना होगा, अगर मैं उनकी उस पे जाऊं, जस्टिस वर्मा जी की उन्होंने सिफारिश की या केंद्रीय कैबिनेट ने सोचा होगा या राष्ट्रपति जी सोचेंगे, क्योंकि वो उन्होंने टाला भी है, असंभव था, आज इसको उनका हस्ताक्षर हो जाना चाहिए थे, लेकिन हस्ताक्षर आज नहीं हुए। वो कोई बिल्कुल आपकी जो आपत्तियां उन पर विचार उन्होंने जरूर किया होगा, लेकिन कहीं कोई मार्ग ऐसा महिला संगठनों ने कोई सुझाव ऐसा नहीं दिया कि कम से कम इस लेवल पे तो जाए। जैसे एक विषय ये हो सकता है कि आपने महिला से की इच्छा पूछेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में से आना पड़ेगा, आप 7 फेरे फेर लें, या आप मौलवी के पास चले जाएं, उसके बाद भी आपसे पूछा जाए आप विवाह की इच्छा आपकी है कि नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है उसे विवाह करने की, तो वो बलात्कार की श्रेणी में सीधे तौर पर आपका सौदा होगा। मेरा इसमें एक सुझाव है, कम से कम इस तरह की अगर कोई सुझाव मेरा अगर किसी को समझ में आए, मेरा सुझाव है कि जब अब सरकार रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज को कंपलसरी करे और उसमें जब जज के पास जाए, मौलवी और उसमें कोई ना हो, तो जज अगर कंपलसरी हो जाएगा तो जज रस्म के साथ जज के पास जाना कंपलसरी हो, बिल्कुल, उससे पहले या उसके बाद, शादी के बाद भी जा सकते हैं और उससे पहले भी जा सकते हैं, और कोर्ट मैरिज और ये कंपलसरी हो जाए, गांव में हो चाहे शहर हो, और जज के पास जाके जज उससे अलग से कौन वहीं पूछे कमरे में, अलग अपने कमरे में, पहले लड़की से, दोनों साथ ना हो कि भाई तुम तैयार हो, तुम्हें माँ बाप का दबाव या कोई ऐसा दबाव तो नहीं है। लड़की अगर पता चल जाता है जज का, क्योंकि अगर आदमी अब अकेले बात करता है तो 70 साल वाले 60 वाले एक तो वो भी रुकेगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। और अगर नहीं कह रहे, उसी तरह से लड़के से पूछा जाए, लड़के के पे भी दबाव हो सकता है, कुछ बात है, और जब 60-70 साल का बुढ़ा जज के सामने जाके ये बात कहेगा कि सर मैं चाह रहा हूँ और ये नहीं चाहती है, दबाव है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोर्ट मैरिज नहीं है तो मैरिज ना मानी जाए, क्योंकि सामाजिक मैरिज को और जो आपने मौलवी जो भी मैरिज होती है, इसमें इस तरह की संभावना ज्यादा बनी रहती है। अगर कोर्ट की और रजिस्टर्ड मैरिज की एक कंपलसरी सरकार कानून बना दे तो ये संभावना काफी कम हो सकती है। जो बात गिरधर जी कह रहे हैं, कहीं अगर आप सोचें उस रूप में, तो सो कॉल्ड जो वैवाहिक विवाह का बलात्कार नहीं है, उससे बच रहे हैं, उसमें से कम 50% तो इससे भी कम होंगे। और बिल्कुल मैं इस चीज का बहुत स्वागत करती हूँ, जो आपने सुझाव दिया वाकई बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं, जिस तरह से हमने गठन किया है जिला लेवल पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, उसी तरह से हम प्री मैरिज काउंसलिंग सेल्स भी बना सकते हैं, जहां पर पति और पत्नी को विवाह रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मैंडेटरी करते हैं कि वो विवाह के साइन करने से पहले जाएंगे और वहां पे उनकी काउंसलिंग होगी, और उस काउंसलिंग में एक पुरुष परामर्शदाता और एक स्त्री परामर्शदाता होने चाहिए। खाली महिला ना बैठे या खाली पुरुष ना बैठे, दोनों बैठे, और बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए, अगर जो परामर्श लेने आ रहे हैं वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं तो वहां पे एक मुस्लिम का वहां पे बैठा होना चाहिए, जिसको शरिया की, कुरान शरीफ साहब की सबकी नॉलेज हो। अगर वो हिंदू है तो वहां पे वो होने चाहिए। अगर देश में भी लगाम लगेगी, बिल्कुल, ये परामर्शदात्री सेल, खुल सकती है। इसके लिए मेरे पास एक तरीका है बहुत अच्छा, जो पहले से रजिस्टर्ड एनजीओ महिला संगठन है, उन्हीं को ये कार्य सौंपा जाए, उन्हीं को ये कार्य। चलिए अब आपके सुझाव, गिरधर जी के सुझाव, पंडित जी के सुझाव में अगर कुछ शायद ये रास्ता, मुझे तो दिखता है कि रास्ता निकल सकता है इसका, कोई बहुत बढ़िया रास्ता जिससे कुछ चीजें कम हो सके, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण विषय अगर मैं उन पर नहीं जाऊंगा तो शायद आपका अनुभव का लाभ हम शायद नहीं ले पाएंगे इस समय इस बड़े कार्यक्रम में। इसमें एक और चीजों
को जो नजरअंदाज किया उसमें यह है, विवादास्पद जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है उसमें जो सिफारिश थी उसको शामिल नहीं किया गया। उससे आपको तकलीफ है? क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बेहद तकलीफ है क्योंकि हम अपने देश के इंटीग्रल उन हिस्सों को जहां पर ये कानून लागू है, आसपा लागू है, हम वहां की 50% पॉपुलेशन जो कि हमारी वुमेन है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, वो भी, तो उसको हम कैसे नहीं ले सकते? क्यों नहीं लेंगे? हमें उस कानून के ऊपर भी बहुत जरूरी था, जो रिकमेंडेशंस भेजी गई थी बहुत जरूरी था। उसमें खास तौर से वहां पर जो है, वहां पे खाली घर के अंदर नहीं हो रही है हिंसा, घर के बाहर भी बहुत जबरदस्त हिंसा हो रही है, और कस्टडी में जो महिलाएं उसके ऊपर हो रही है। राजीव, इसमें एक और चीज भूली गई है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो महिलाएं ये प्रोटेक्शन होम्स में भेजी जाती हैं, नारी संरक्षण गृहों में जाती रह रही होती हैं, या जिन्हें वहां पे जो कन्फाइंड उसमें रह रही हैं, उस पार्ट को बिल्कुल भी ठीक से ये नहीं किया गया है। अब मैं ये सोच के इसको ये कर देती हूँ, डिस्काउंट देती हूँ कि चलो ठीक है, ये एक अध्यादेश है, अभी भी इसको अधिनियम के रूप में हमें एक और लार्जर, एक और वृहद, एक और व्यापक चीज हम अभी बनाने पे वी आर जस्ट ऑन द वे टू इन प्रोसेस टू डू दैट, बट स्टिल प्रायर टू दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इस अध्यादेश में भी कहीं ना कहीं एफस्पा के ऊपर जो रिकमेंडेशंस वर्मा कमेटी ने दी थी उन पे विचार किया जाना था। इस तरह से उसको अलग नहीं कर देना, क्योंकि वो भी हमारे देश का इंटीग्रल हिस्सा है। वहां पे रहने वाली हर औरत मेरे देश की नागरिक है। और मुझे रेणु जी कह रही हैं और तमाम महिला संगठन कह रहे हैं कि ये जो आर्म्ड फोर्स एक्ट है और ये जो तमाम इनसे जुड़े हुए सैनिक और सैनिक होते हैं, यदि ये आरोपी पाए जाते हैं या इन पर आरोप लगता है तो फिर वो सामान्य अदालत में वो मुकदमा चले और उसके लिए मंजूरी की जरूरत ना पड़े। सिर्फ इतनी सिफारिश थी और उसको भी केंद्र नहीं माना, तो शायद इनका विरोध आपको जायज या नाजायज किस रूप में लगता है? मुझे समिति ने सिफारिश की थी, क्योंकि आप भी पुलिस में हैं, एक तरह से पुलिस भी कई बार पुलिस को भी कई बार उन जिम्मेदारियों को आपको लेना पड़ता है। अगर आप फोर्स ही है, आप भी जो है, देखिए हमारे समाज के ही प्राणी वो भी हैं जी। ठीक है कि नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी के बदले उन्हें पगार मिलती है जी। बॉर्डर लाइन पे दुरूहतम परिस्थितियों के बीच रह रहा आदमी जी, खाने की सुविधा उतनी नहीं है जितनी हो सकती है जी जी। ऐसे लोगों में से अगर 1000 आदमी वहाँ पे हैं और कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, घटना तो पर्सनली है, लेकिन उसके द्वारा रेंडर की गई सर्विसेज जो उसने देश के लिए किया है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे उसके इस कृत्य को जायज ठहराया जाए जी, लेकिन उसके द्वारा जो रेंडर की गई सर्विसेज हैं देश के लिए, और देश ने जो उसको उस काम के लिए ट्रेनिंग दे रखा है, उस पर जो पैसे खर्च हुए हैं, उसके महत्व को समझते हुए ही शुड बी ट्रीटेड। लेकिन और ही इज ट्रीटेड जो एक बैरियर है मंजूरी का सामान्य अदालत में उस मामले को लाने के लिए, हाँ, उसके लिए मंजूरी चाहिए होती है। हाँ, उसके ऊपर मंजूरी होनी चाहिए मुकदमा चलाने के लिए। हाँ, तो वो जो सिविल पुलिस नहीं चला पाती मुकदमा, वो धारा निर्धारित कर पाती क्योंकि वो मामला सेना का बन जाता है। मैं इसमें कुछ आपसे इनपुट रखना चाहूंगी। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी, हम सबको समझनी होगी, चाहे हम महिला संगठन के लोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमें एक बात तो समझनी होगी। या तो हम ये कहें कि हम जेनेवा कन्वेंशन को बिल्कुल नहीं मानते, या तो हम ये कह लें, ये मान ले, अगर हम जेनेवा कन्वेंशन का सम्मान करते हैं और उन सभी ह्यूमन राइट चार्टर का सम्मान करते हैं, तो एक बात को समझना होगा कि इसमें भी हमें ये कह करके कि वो देश की ड्यूटी करते हुए उसने किसी महिला के साथ में बलात्कार कर दिया, महिला के साथ में उसने और किसी किस्म का मोलेस्टेशन कर दिया, उसका शील भंग किया, उसका अपमान किया, उसकी डिग्निटी, उसके ऑनर को नुकसान पहुंचाया, ऐसी कोई सी भी देश की सेवा नहीं हो सकती, ऐसी कोई सी भी मानव की सेवा नहीं हो सकती जिसमें आपको सेवा करने के लिए किसी महिला के सम्मान, उसके शील को भंग करके करना। कन्वेंशन की आप बात कर रही हैं, आपके सामने उदाहरण है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस जब लगातार 5-6 महीने वो तैनात रही और घर नहीं जा सकी, तो उन्होंने उनके लिए जहाज में भरकर जो है लड़कियां भेजी थी ताकि उनके साथ वो रेस्ट कर सके, रिलीफ, मेंटल रिलीफ से स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। ये अमेरिका सोच सकता है। गिरधर जी, क्या स्थिति है? जो कन्वेंशन जो विक्टिम है ना, वो वहां पे जिस जगह पर वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, जिस जगह पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, वहां पे जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो वहां की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। कार्यक्रम के एक भाग में अब आपके लिए हेल्पलाइन खोल रहे हैं। पहले 5 कॉलर्स की महत्वपूर्ण राय, जो महत्वपूर्ण सुझाव आप दे सकते हैं, तो आपकी राय हम लेंगे। पहले 5 कॉलर के लिए आपके हेल्पलाइन नंबर खुलते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी जगह के भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वीपी सिंह ने जब एक फोर्स बनाई थी, आपके ध्यान में होगा अधिकांश गांव में स्थिति आई कि उन्होंने सुधारा तो है,
आतंकवाद को खत्म तो किया, या फिर हम खालिस्तान वाली स्थिति कहें, लेकिन उसे एक तरह से तबाही वाली फोर्स के रूप में देखा गया था कि तमाम जो बिगड़े हुए जो लोग थे किसी भी फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, उन सबको भेज दिया गया, वहां जाओ, जो करना है वहां करो, लेकिन वहां इतना खौफ पैदा करो कि वहां आतंक कम हो। आतंक को कम करने के एवज में ये घटनाएं भी सामने आई, और आपको मुजफ्फरनगर कांड भी याद होगा। मुजफ्फरनगर कांड में भी उत्तराखंड की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्स को सिर्फ इस बात के लिए माफ कर देना, मैं बिल्कुल थोड़ी सी दो बातों में जाऊंगा। एक तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ या जब ये गांव में जब सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे जाते हैं, बिल्कुल जब बॉर्डर पे जाते हैं तो वहां की जो आसपास के गांव हैं वहां पर महिलाएं और लड़कियां दहशत में रहती हैं कि भाई आर्म फोर्स का, क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं सकते वहां के आदमी भी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अब हम इस टाइम जब हम कानून की बात कर रहे हैं तो हम, जब मैंने जैसा कहा कोर्ट मैरिज कंपलसरी होनी चाहिए, मतलब हमारा यह है कि हमारा समाज की जो रीति रिवाज है उससे हम थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ फेरे हैं उससे हम थोड़ा ऊपर उठकर ऐसे कानून के लोगों से बांधे। तो मैं भी थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विदेशों में अगर आपको चीन में जाएंगे और जगह, मैं तो गया नहीं कभी विदेश, लेकिन और भी कई लोग यहाँ से जाते हैं, भारत देश से कई लोग, वहां पर लाइसेंस है गर्ल्स को, सेक्स गर्ल्स को लाइसेंस है वहां। क्या अगर मैं क्योंकि मैं अब कानून की बात कर रहा हूं, अब मैं सामाजिक बात नहीं कर रहा हूं, हमारी तो सामाजिक बिल्कुल हमारी तो सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है, मैं तो इसे बिल्कुल कंडम करता हूं। लेकिन जब कानून की बात आती है और जब व्यवहारिक बात आती है, अगर भारत में अब चूंकि जब इस तरह का कानून बनता है तब एकदम से धर्म और सामाजिक आड़े आ जाता है, तब ये कहा जाता है कि और अगर सेक्स गर्ल को जैसे बाहर वहां पर बॉम्बे में बंद कर दिए, मुंबई में बंद कर दिए, अगर इसको ओपन किया जाता है तो क्या इसमें भी क्या बलात्कार कम हो सकते हैं? इस पे बड़ी चर्चा की जरूरत है, क्योंकि विदेशों में लोग जाते हैं। क्या मानवीय इच्छाओं को कानून में शामिल करना चाहिए? मैं इस पे अलग से चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन पांडे जी आपका जो व्यवहारिक अनुभव भी है, और अगर हम इतिहास और भूगोल को भी निकालें तो लोगों को या महिलाओं को सती होना पड़ा था, ये इतिहास में वर्णन है कि जब जंग जीत गए या फिर जब फौज आ गई दुश्मन की फौज, या अपनी फौज भी अगर वो स्थिति होगी तो अपनी लज्जा बचाने के लिए जीवन ही त्यागना पड़ा। कहीं इस रूप में कि फौज भी रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए, फिर अपनी देश को जिता दे, कहीं इस पर विचार करना चाहिए था, जो ये तर्क है। मैंने ये आपसे नहीं कहा जी कि नहीं, मैं जस्टिस वर्मा की सिफारिश जो ऐड नहीं है अध्यादेश में, जिस पर महिलाएं विरोध कर रही हैं, मैंने आपसे ये कतई नहीं कहा कि फोर्स के द्वारा किया गया गलत काम गलत नहीं है जी। मैंने कहा दुरूहतम परिस्थितियों में रहने की स्थिति में जी, बॉर्डर पे जहाँ पे कोई ऐसी स्थिति मान लीजिए आ जाती है, उस ऐसे सिपाही को जरूर मिसबिहेव उसके साथ किया जाना चाहिए, लीगल कार्रवाई की जानी चाहिए, वो सब जरूर किया जाना चाहिए जी। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारी जो फोर्स वहाँ गई हुई है, 8-8 महीने 9-9 महीने 10-10 महीने से गई है, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, वो घर नहीं आ पाते हैं, तो ये एक तरीके से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे देश के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? उनकी वजह से हम शहरों में बैठे लोग आराम से चैन की शांति बैठ पाते हैं जी। लेकिन सेक्रीफाइस का परिणाम आम घरेलू महिलाएं भुगते हैं, या अमेरिका की अगर हम सोचें औरत क्यों चुकाएगी, वहां का नागरिक औरत क्यों चुकाएगी? अगर हम सोचें वाइडर एस्पेक्ट में कि उन्होंने कॉल गर्ल्स को भेजा अमेरिका, उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया? उन्होंने अपनी मर्जी से देश की सेवा करने की लाइन चुनी, उन्होंने अपनी मर्जी से पुलिस ज्वाइन करी है, अपनी मर्जी से बीएसएफ ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्जी से वो, और महिलाएं भी आज फौज को ज्वाइन कर रही हैं। तो क्या महिलाएं भी अगर इस तरह से हिंसा पुरुषों के ऊपर जाके करने लगे, उन सारे स्थानों पे जम्मू कश्मीर में जाके करने लगे, तो आप उसको नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करती। आपने, मैंने आपसे ये कब कहा कि वो उनके काम को जघन्य न माना जाए? सिर्फ मुकदमे की बात उसमें कि मुकदमा कहां चले, मुकदमा होना चाहिए और सिविल पुलिस को अपने राइट्स देने चाहिए। बिल्कुल वो आदमी सैनिक बनने लायक नहीं है जो इस देश की महिला का, या इवन हम तो यहाँ तक कहते हैं कि दूसरे देश, दुश्मन देश की महिला को भी अगर कोई रेप करता है उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। ये बात मैं कहती हूँ पाकिस्तान की जो महिला है वो भी हमारी बहन होती है, वो भी मेरी बहन है और आप सबकी बेटी है और आप सबकी बहन है। बिल्कुल फौज को इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाए कि वो फौज, पुलिस, बीएसएफ और कोई भी यूनिफॉर्म फोर्सेस अब इस चीज को समझ लें कि पूरे ग्लोब की औरत एक है और एक रहेगी। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि दुश्मन देश की औरत के साथ भी कुछ गलत हो। लेकिन चलिए बड़ी परिस्थितियां हैं, और जो भारत का कानून है वो फेडरल कानून है, वो ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी। हमें ये विचार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नया कानून बनते समय शायद यही विचार कुछ हो रहा होगा, या महिलाओं को अधिकार देते समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुष वर्ग के जो नेचुरल अधिकार हैं जो संविधान देता है उनका भक्षण हो रहा हो। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रपति महामहिम जी को निर्णय करना है, और इंतजार इस बात का करते हैं कि जो चर्चाएं और सिफारिश जो आप लोग कर रहे हैं, और जो इस मंच से भी कार्यक्रम में समय चूंकि नहीं बचा था इसलिए मैं आप लोगों की कॉल ले नहीं पाया, लेकिन चलिए अगली बार इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों का भी
कुछ अंश वहां दिखाई देगा, कुछ अक्स दिखाई देगा जब फाइनली ये जो है कानून बनेगा, देश की हुकूमत कानून बनाएगी। गिरधर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण आज सुझाव दिए। आपकी संपादकीय टिप्पणी के लिए आपका आभार, और पांडे जी और रेणु सिंह जी आपका भी आभार। फिलहाल मुझे और तमाम मेहमानों को दीजिए नमस्कार।